बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द वर्चुअल मैम। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो एक शॉर्ट स्टोरी है जिसका नाम है द लॉटरी बाय शर्ली जैक्सन। ये शॉर्ट स्टोरी अमेरिकन लिटरेचर के अंदर बहुत ज़्यादा शॉकिंग, पावरफुल और डिस्टर्बिंग कंसिडर की जाती है क्योंकि इस स्टोरी के अंदर डार्क साइड ऑफ ह्यूमन नेचर को डिपिक्ट किया गया है और हमारे सोसाइटी के अंदर, हमारे माशरे के अंदर सर्टन नॉर्म्स हैं, रूल्स हैं जिनको हम फॉलो करते हैं और वो नॉर्म्स इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाते हैं कि हम उनको जनरेशन टू जनरेशन पास करते हैं और उसके ऊपर कोई भी सवाल नहीं उठाए जाते कि एक्चुअल में हम इन चीज़ों को क्यों फॉलो करते हैं। ठीक है, सो इस स्टोरी के अंदर उन सब नॉर्म्स के ऊपर बात की गई है कि कितने वो अंदर से शैलो है। सो इन सब रीजंस की वजह से ये जो शॉर्ट स्टोरी है ये बहुत इम्पोर्टेंट कंसिडर की जाती है अमेरिकन लिटरेचर में। और हालांकि ये शॉर्ट स्टोरी इटसेल्फ कोई इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, बिल्कुल एक आम से टॉपिक के ऊपर आम सा एक प्लॉट है, बट इसके अंदर जो मैसेज है वो बहुत पावरफुल है। सो आज की इस वीडियो में हम इस स्टोरी के ऊपर डिटेल में बात करेंगे, ऑथर का बैकग्राउंड देखेंगे, ऑटोबायोग्राफी देखेंगे, हम इस स्टोरी की समरी देखेंगे और इसका एनालिसिस भी करेंगे जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है क्योंकि जो राइटर ने भी जो चीज़ जिस वजह से, जिस मोटिव की वजह से ये स्टोरी लिखी थी उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। ओके, सो स्टार्टिंग विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द राइटर, अगर हम शर्ली जैक्सन की बात करें सो ये एक अमेरिकन राइटर है, ठीक है, जो 1916 में पैदा हुई थी और 1965 में इनकी डेथ हुई थी और ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं फॉर हर राइटिंग्स ऑन द टॉपिक ऑफ हॉरर एंड साइकोलॉजिकल सस्पेंस। ठीक है, और ये अपने लिटरेचर में, अपने वर्क्स में द डार्क साइड ऑफ ह्यूमन नेचर को बहुत ज़्यादा डिपिक्ट करती हैं और इस तरह की चीज़ों में जो कि बहुत ऑर्डिनरी होती हैं, हमारी डे टू डे एक्टिविटीज़ होती है, उसके अंदर क्या इंसान की डार्क नेचर है उसको ये रिफ्लेक्ट करती हैं। ठीक है, इनके जो और नोटेबल वर्क्स हैं उसमें आता है द हंटिंग ऑफ हिल हाउस एंड वी हैव ऑलवेज लिव्ड इन द कैसल। ये इनके बहुत पॉपुलर वर्क्स हैं। इन्हीं सस्पेंस और साइकोलॉजिकल थ्रिलर की वजह से इनको मास्टर ऑफ द हॉरर टेल भी कहा जाता है और द लॉटरी शॉर्ट स्टोरी इनकी मोस्ट पॉपुलर शॉर्ट स्टोरी कंसिडर की जाती है जिनकी वजह से ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। ओके, सो बेसिकली इस शॉर्ट स्टोरी के अंदर क्या होता है, इस स्टोरी के अंदर एक एनुअल ट्रेडिशन को दिखाया गया है। लोग एक ट्रेडिशन को फॉलो करते आ रहे हैं काफ़ी टाइम पीरियड से। इस शॉर्ट स्टोरी की जो सेटिंग है वो एक फिक्शनल स्मॉल अमेरिकन कम्युनिटी है, एक छोटा सा विलेज टाइप। वहाँ पे लोग एक ट्रेडिशन को, एक रिचुअल को सेलिब्रेट कर रहे हैं। ठीक है, उसको सेलिब्रेट करने के लिए वहाँ पे ये सब लोग इकट्ठे हुए हैं। सो बेसिकली उसको परफॉर्म किया जा रहा है। ठीक है, और ये जो ट्रेडिशन है इसका जो बैकड्रॉप पे जो आइडिया है वो ये है कि इसको करने से जो फसल है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होगी और हमारे विलेज में से जितनी भी बुरी बलाएं हैं या जितनी भी आफतें हैं या तकलीफ़ात हैं, ठीक है, वो ख़त्म हो जाएंगी अगर हम इस एक्टिविटी को फॉलो करते हैं। और अगर हम इसको फॉलो नहीं करेंगे तो हमारे विलेज के ऊपर बुरी आफतें आएंगी, बुरी बुरी चीज़ें होंगी हम लोगों के साथ। ठीक है, हमारी फसल अच्छी नहीं होगी। इस तरह की चीज़ें एसोसिएटेड है इस ट्रेडिशन के साथ। ठीक है, यानी कि इस ट्रेडिशन में आपको ऑप्शन नहीं मिलता, यानी कि एक होता है ना कि आप एक अच्छी चीज़ के लिए करते हो या नहीं करते, लेकिन यहाँ पे आइडिया ये है कि अगर आप इसको परफॉर्म नहीं करोगे तो आपके साथ बुरी चीज़ होगी, यानी कि हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नहीं है बल्कि कंपलसरी है कि हमने इस ट्रेडिशन को फॉलो करना है। ठीक है, सो ये बैकग्राउंड हो गया शॉर्ट स्टोरी का। सो अगर हम कैरेक्टर्स की बात करें, इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि एक एक्टिविटी को परफॉर्म किया जा रहा है, सो ऑब्वियसली इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कैरेक्टर्स होंगे, लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वन है जिनका ज़्यादा नाम आया है मैं उनका आपको बताती हूँ। सबसे पहले हमारे पास कैरेक्टर आता है मिस्टर समर्स, मिस्टर ग्रेव्स एंड मिस्टर मार्टी। ये तीन जो कैरेक्टर हैं ये इस इवेंट को, इस ट्रेडिशन को, इस लॉटरी को कंडक्ट करते हैं, यानी कि समझ लें कि ये एक काइंड ऑफ अथॉरिटी है। ठीक है, जो इस पूरे इवेंट को, ट्रेडिशन को एग्जीक्यूट करते हैं, उसको पूरा प्लान करते हैं। ठीक है,
उसके बाद हमारे पास बच्चे आ जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा बच्चों का जिक्र है जो उस इवेंट में वहाँ पे इकट्ठे हैं, खेल रहे हैं। एवरीडे इवेंट है, यानी कि एक ऑर्डिनरी डे है, ठीक है। सो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बच्चे हैं जो खेल रहे हैं, उनका काफ़ी नाम मेंशन्ड हुए हैं, इसलिए मैंने एक जनरल टर्म चिल्ड्रन यूज़ की है। इसके बाद मेरे पास आ जाता है हचिनसन्स फैमिली। इसके अंदर हमारे पास 5 मेंबर आते हैं इस फैमिली के अंदर। द वेरी फर्स्ट वन इज़ बिल, जो कि फादर फिगर है। फिर टेसी उसकी वाइफ है हचिनसन्स की, एंड देन उसकी एक बेटी है नैन्सी, डेव एंड जॉर्ज। ये 5 मेंबर्स हैं इस फैमिली के अंदर। उसके बाद हमारे पास एक कैरेक्टर आता है ओल्ड वार्नर मैन, जो कि इस गांव का सबसे पुराना बूढ़ा इंसान है, जिसकी एज है 77 ईयर्स। यानी कि इससे पहले से जो लॉटरी है उसको कंडक्ट किया जाता है, ठीक है। यानी कि एक काइंड ऑफ कंपैरिजन ड्रॉ करने के लिए इसको दिखाया गया है। और हमारे माशरे में भी अक्सर हमारे जो बूढ़े लोग होते हैं, जो बुजुर्ग लोग होते हैं, वो अक्सर जो ट्रेडिशंस फॉलो करते हैं हम सोसाइटी के अंदर, उनको एडवोकेट कर रहे होते हैं, ठीक है। सो इस स्टोरी के अंदर भी ये जो बूढ़ा इंसान है, ये इस ट्रेडिशन को एडवोकेट कर रहा होता है, ठीक है, कि ये इतना पुराना है, ये मुझसे भी पुराना है। सो ये मेरे पास कुछ कैरेक्टर्स आ जाते हैं। अगर इनको आप थोड़ा सा देख लें तो फिर आपको स्टोरी अच्छे से समझ आएगी। ओके सो अब हमने बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी देख लिया, हमने कैरेक्टर्स को देख लिया और राइटर का इंट्रोडक्शन देख लिया। सो अब हम बात करेंगे डिटेल समरी इस शॉर्ट स्टोरी की। सबसे पहले 27 जून है और जो इन्वायरमेंट है, जो मौसम है, वो बहुत ज़्यादा खुशगवार है। धूप है, 10 बजे हुए हैं, बच्चे बाहर खेल रहे हैं, औरतें इकट्ठी हुई हैं और ऐसा फील हो रहा है कि कोई एक अच्छी चीज़ हो रही है। एक सेंस ऑफ हार्मनी हमें नज़र आती है कि लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा प्यार है, मिलजुल के लोग रहते हैं। इस तरह का हमें एटमॉस्फेयर है स्टोरी का, वो हमें नज़र आता है। फिर लोग इसके ऊपर बात कर रहे होते हैं, ठीक है, और हमें फर्दर कुछ डिटेल्स बताई जाती है इस स्टोरी के अंदर अबाउट द लॉटरी, कि जो लॉटरी का ट्रेडिशन है वो इटसेल्फ क्या है, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे इस वक्त जितने भी लोग इकट्ठे हुए हैं वो एक लॉटरी के इवेंट को, ट्रेडिशन को परफॉर्म करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, ठीक है। मीनवाइल बच्चे खेल रहे हैं, तो कुछ बच्चे अपनी पॉकेट्स के अंदर स्टोन्स को, पेबल्स को, बड़े छोटे पत्थर, इनको स्टफ कर रहे हैं, अपने पॉकेट्स के अंदर डाल रहे हैं। कुछ बच्चे अपने हाथों में जमा कर रहे हैं और कुछ लोग जो स्टोन्स हैं उसके पाइल्स बना रहे हैं, ठीक है। पत्थर इकट्ठे करके जहाँ पे वो खड़े हैं, ठीक है, एक स्क्वायर बना हुआ है, वहाँ पे आसपास पत्थर कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से। ओके सो इवेंचुअली क्या होता है कि जब हर कोई, यानी कि विलेज का हर बंदा वहाँ पे आ जाता है, ख़ास तौर पे हेड ऑफ द फैमिली, यानी कि एक फैमिली को लीड कौन करता है, वो जब सब आ जाते हैं तो इवेंचुअली मिस्टर समर्स आते हैं और मिस्टर ग्रेव्स, तो वो सबसे मिलता है और वो कहता है कि सब लोग इकट्ठे हो गए हैं और इस तरह की बातें होती हैं और वो फाइनली कहते हैं कि अब हम अपनी लॉटरी को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो इसी दौरान हमें स्टोरी के अंदर जो लॉटरी है उसके बारे में हमें बताया गया है। ओके तो सबसे पहले हमें बताया गया है कि मिस्टर समर्स ये लॉटरी को कंडक्ट करता है। इसके साथ जैसे कि एक मैनेजर होता है, मिस्टर ग्रेव्स है जो उसको सपोर्ट करता है। सो वहाँ पे एक स्क्वायर बनाया हुआ है और आसपास उस स्क्वायर के साथ सब लोग जमा है और उस स्क्वायर के अंदर सेंटर में एक स्टूल रखा जाता है जिसके ऊपर एक वुडन बॉक्स रखा जाता है जो काफ़ी पुराना है और एक कंपैरिजन ड्रॉन किया जाता है कि इस विलेज का जो सबसे पुराना आदमी है, जो है ओल्ड मैन वार्नर, उससे भी पुराना ये वुडन बॉक्स है। और ये जो बॉक्स है इसकी हिस्ट्री बताई जाती है कि ये बहुत पुराना है, इवन इतना पुराना है कि ये जो बॉक्स है कुछ काफ़ी साल पहले इसको दोबारा से बनाया गया था, क्योंकि पूरा ख़त्म हो गया था बॉक्स। उसके जो चंक्स बचे थे उसको साथ लेकर एक नया बॉक्स बनाया था, लेकिन वो बॉक्स भी अब इतना पुराना हो चुका है कि उसके अंदर स्प्लिंटर्स हैं, बहुत ज़्यादा ब्लैक हो चुका है, फेडेड हो चुका है और एक बहुत ही सिनिस्टर काइंड ऑफ लुक आती है उस बॉक्स की। उसके बाद फर्दर बताया जाता है कि काफ़ी लोग इस चीज़ के ऊपर बात करते हैं कि हमें इस बॉक्स को चेंज करना चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पुराना हो गया है और बहुत ज़्यादा सिनिस्टर लगता है।
लेकिन हर साल ये बहस सिर्फ इधर तक ही आती है, लेकिन कोई भी उसको चेंज नहीं करता। और इसके साथ हमें फर्दर बताया जाता है कि पहले पहले जब ये लॉटरी का इवेंट कंडक्ट किया जाता था तो इसके अंदर वुडन स्लिप्स डाली जाती थी, यानी कि वुडन के पीसेस डाले जाते थे और उसके ऊपर लोगों के नाम लिखे जाते थे। लेकिन अब पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा हो गई है, 300 प्लस लोग हो गए हैं, सो वुडन बॉक्स के अंदर इतने ज़्यादा वुडन के पीसेस डालना पॉसिबल नहीं है। इस वजह से इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने पेपर स्लिप्स बना ली है और उसके अंदर नाम लिखा जाता है और उनको उन सारी स्लिप्स को एक डब्बे के अंदर डाली जाती हैं और उसमें से लॉटरी निकाली जाती है। यानी कि हमें बताया गया है कि रिक्वायरमेंट के हिसाब से इन्होंने अपने ये जो ट्रेडिशन है इसके अंदर चेंज किया। यानी कि पहले जो वुडन पीसेस यूज़ किए जाते थे अब उसको छोड़ के उन्होंने पेपर स्लिप्स को यूज़ करना शुरू कर दिया है। सो अब सब लोग इकट्ठे हो चुके हैं। मिस्टर समर्स लोगों को एड्रेस करते हैं और सबसे मिलते जुलते हैं और वन बाय वन सबके बारे में पूछते हैं कि सब लोग इकट्ठे हो गए हैं कि नहीं हो गए। इतनी ही देर में टेसी हचिनसन जो बिल हचिनसन की वाइफ है वो भागती हुई आती है और वो कहती है कि मैं थोड़ा लेट हो गई हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया ही नहीं। वो जब लॉटरी के लिए आ रहे थे मुझे बाद में पता चला। तो वो इस तरह से भागती भागती आती है और इवेंचुअली वो भी लोगों के अंदर जमा हो जाती है। ठीक है, सो इसके बाद क्या होता है कि मिस्टर समर्स वन बाय वन हर फैमिली के बारे में पूछते हैं। मैंने आप लोगों को बताया कि फैमिली हेड का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, यानी कि एक फैमिली को लीड कौन कर रहा है। मिस्टर समर्स वन बाय वन हर फैमिली से पूछता है कि आपका जो हेड है वो कौन है। अगर फादर नहीं है तो फिर कोई आपका बेटा है, या फिर अगर बेटा भी कोई बड़ा नहीं है, अडल्ट नहीं है, तो फिर उसको एक फीमेल लीड करती है। ठीक है, सो इस तरह से मिस्टर समर्स बारी बारी एक लिस्ट बनाई होती है और उसमें सारा क्रॉस वेरीफाई करता है और जो चेंजेस करनी होती हैं, अगर किसी का हेड चेंज हो गया है या कोई इस तरह की चीज़ें हैं तो वो उसको देखते हैं। ठीक है, जैसे कि इसके अंदर एक फीमेल कैरेक्टर होता है जिसका नाम होता है जेनी। उसका हस्बैंड नहीं होता तो वो कहती है कि मैं इस लॉटरी को अपने फैमिली के बिहाफ पे मैं कंडक्ट करूंगी इसको। तो वो उसको कहता है कि क्या आपकी फैमिली में कोई मेल नहीं है या आपका इतना बड़ा बेटा नहीं है कि वो उस करे लॉटरी को, बजाय इसके कि आप करें। यानी कि फीमेल नहीं कर सकती लॉटरी के अंदर पार्टिसिपेट। बहरहाल क्योंकि उसका कोई भी मेल मेंबर नहीं है सो वो जेनी ही पार्टिसिपेट करती है। ओके, सो ये सब कुछ हो रहा होता है। मिस्टर समर सारी लिस्ट बनाता है और रूल्स सुनाता है लॉटरी के, जो कि लोग सुन नहीं रहे होते क्योंकि वो इतने अरसे से परफॉर्म कर रहे हैं ये रिचुअल कि उनको एज इट इज़ याद है। ठीक है, कि अब क्या होता है कि लॉटरी शुरू होती है और मिस्टर समर वन बाय वन सबको कहते हैं कि एक एक बंदा आए और बॉक्स में से एक एक स्लिप ले। लेकिन कोई भी बंदा स्लिप को तब तक ओपन नहीं करेगा जब तक कि सबके पास अपनी अपनी स्लिप्स नहीं आ जाती। ठीक है, सो वन बाय वन सब लोग स्लिप्स लेते हैं और आते हैं और जाते हैं। ठीक है, इसी दौरान हमें कुछ लोगों की कन्वर्सेशन बताई जाती है, जैसे कि ओल्ड वार्नर मैन की और मिस्टर एडम्स की। तो ये आपस में बातें कर रहे होते हैं कि नॉर्थ में कुछ ऐसे विलेजेस हैं जिन्होंने ये ट्रेडिशन छोड़ दिया है। तो एडम की बात पे वो ओल्ड वार्नर है वो कहता है कि ये तो पैक ऑफ क्रेजी फूल्स हैं, ये क्या हरकत है, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है एक विलेज के लिए कि हम अपने ट्रेडिशन को छोड़ दें। हम बच्चों की बात मानकर हम कहाँ जाएंगे। यानी कि आप ऐसे समझ सकते हैं कि जिस तरीके से हम जब किसी भी बात के ऊपर बहस करते हैं अपने बुजुर्गों के ऊपर कि ऐसे नहीं होता, तो वो आगे से एडवोकेट करते हैं कि तुम लोगों को तो कुछ पता ही नहीं है, जवान बच्चे हैं, लोगों को तो रस्मों का ख्याल ही नहीं है। तो ओल्ड वार्नर भी इस तरह की बातें करता है। वो कहता है कि जिन लोगों ने भी इस ट्रेडिशन को छोड़ा है वो बेवकूफ़ इंसान है। सो इवेंचुअली क्या होता है कि हर कोई अपनी अपनी स्लिप निकाल लेता है और मिस्टर समर सबको कहता है कि तुम लोग अब अपनी स्लिप को ओपन करो। तो जब ये स्लिप्स ओपन की जाती हैं और देखा जाता है कि किसकी लॉटरी निकली है, किसकी है, तो बहुत कयोस बन जाता है कि किसका नाम आया है और किसका नाम आया है। तो फिर पता चलता है कि बिल हिचनसन की स्लिप के ऊपर उसका नाम आया है। तो उसकी जो वाइफ होती है टेसी हचिनसन, वो बहुत ज़्यादा शोर मचाती है। वो कहती है कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, मेरे हस्बैंड को इतना टाइम नहीं मिला कि वो अच्छे से
कोई स्लिप निकालते हैं, इसलिए इस लॉटरी को दोबारा से कंडक्ट कराना चाहिए क्या। लेकिन मिस्टर समर्स उसकी बात नहीं सुनते। वो कहते हैं कि नहीं, सबको इनफ टाइम मिला था, हम लॉटरी को दोबारा से कंडक्ट नहीं करा सकते। तो क्या होता है कि अब मिस्टर समर्स क्या करते हैं कि जो हचिनसन्स की फैमिली के पास जितने भी फैमिली मेंबर्स थे, उनकी फैमिली में 5 मेंबर्स थे, उन सब से स्लिप्स ले लेते हैं, दोबारा एक बॉक्स के अंदर डालते हैं और उनको कहते हैं कि एक एक स्लिप निकालो, और अब जिसके ऊपर उसका नाम होगा, एक कोई निशान होगा, उसकी बारी आएगी, यानी कि उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा, ठीक है, उसको मारा जाएगा। तो जब वो लॉटरी निकालते हैं तो टेसी हचिनसन की पर्ची निकलती है, उसकी स्लिप निकलती है, यानी कि उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा, उसको मारा जाएगा बाय थ्रोइंग स्टोन्स एट हर। टेसी हचिनसन काफ़ी ज़्यादा शोर मचाती है कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता और इवेंचुअली क्या होता है कि लोग उसके ऊपर पत्थर मारना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और एट द एंड ऑफ द स्टोरी एक लाइन मेंशन्ड है कि इस विलेज के लोगों ने सब कुछ बुला दिया है इस लॉटरी से रिलेटेड, लेकिन इन्होंने उस लॉटरी के अंदर जो पत्थर यूज़ किए जाते हैं उसका यूज़ नहीं बुलाया। यानी कि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा चेंजेस कर दी हैं इस लॉटरी के ट्रेडिशन से रिलेटेड, जैसे कि इन्होंने वुडन बॉक्स बदला, स्लिप्स बदली, और जो कुछ एट द स्टार्ट रिसाइट किया जाता था उसको भी एक रिचुअल बना दिया, उसकी भी कोई इट्स अ वैल्यू नहीं है, वो सब कुछ बुला दिया। लेकिन जो यूज़ था ना पत्थरों का, वो इन्होंने नहीं बुलाया। तो इस लाइन से हमें ह्यूमन की डार्क साइड पता चलती है कि जो इंसान है वो कितना ज़्यादा जालिम है, उसको कितना ज़्यादा पसंद है दूसरों को इस तरह से नुकसान पहुंचाना, और कितना ईविल है अंदर से। तो इस लाइन के थ्रू हमें डार्क साइड ऑफ ह्यूमन नेचर पता चलती है। तो यहाँ पे हमारी स्टोरी ख़त्म हो जाती है। अब हम करेंगे इस शॉर्ट स्टोरी का क्रिटिकल एनालिसिस। इस स्टोरी को पढ़ने के बाद हमें ये चीज़ साफ नज़र आती है कि इस शॉर्ट स्टोरी के अंदर शर्ली जैक्सन ने ट्रेडिशंस को, नॉर्म्स को, रिचुअल्स को क्रिटिसाइज़ किया है कि हम अपने माशरे के अंदर, सोसाइटी के अंदर ऐसे बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ हैं, नॉर्म्स हैं जिनको हम ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। और शर्ली जैक्सन ने हमें ये मैसेज दिया है कि हमें उनको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए, बल्कि उनके ऊपर हमें क्वेश्चन करना चाहिए। अगर हम इस शॉर्ट स्टोरी को क्रिटिकली रीड आउट करें तो हमें नज़र आता है कि जो जो ट्रेडिशन है वो अपने ही ख्यालात से कंट्राडिक्ट कर, यानी कि इस विलेज के जो लोग हैं इस ट्रेडिशन को बहुत ज़्यादा सीरियस लेते हैं। वो कहते हैं कि अगर हमने इसको फॉलो नहीं किया तो हमारे ऊपर कोई मसला आएगा, बुरी आफतें आएंगी, हमारी फसल अच्छी नहीं होगी, इस तरह की चीज़ें एसोसिएट की हैं इस ट्रेडिशन के साथ। सो अगर हम इसको क्रिटिकली एनालाइज करें तो इन्होंने इतनी ज़्यादा चेंजेस की है, यानी कि इन्होंने वुडन बॉक्स को बदला, स्लिप्स को बदला, जो पढ़ते थे पहले इस एक्टिविटी को कंडक्ट करने से पहले वो भी एक सिर्फ प्रैक्टिस रह गई है, किसी को भी मीनिंग नहीं पता कि वो इटसेल्फ क्या बोल रहे हैं, और वो सिर्फ बस जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं इसको। यानी कि इन्होंने इतनी ज़्यादा चेंजेस कर दी, इन्होंने वुडन पीसेस को चेंज करके पेपर स्लिप्स बना ली, यानी कि इसको चेंज किया ना इसके अंदर, तो तब तो कुछ भी नहीं हुआ, तब तो कोई भी आफत नहीं आई इन गांव के लोगों के ऊपर। लेकिन अगर सिर्फ वो इस ट्रेडिशन को, इस चीज़ को छोड़ दें कि हमने किसी को पत्थर मार के नहीं मारना, तो क्या इससे कोई बुरी आफत आ जाएगी? यानी कि कुछ ऐसी ट्रेडिशंस होती हैं उनको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं होती, उनका हमें नुकसान ज़्यादा हो रहा होता है एज़ कम्पेयर टू बेनिफिट, यानी कि बेनिफिट हमें हो ही नहीं रहा होता। आप खुद देखें कि अगर एक फैमिली है, उसका हेड है या उसमें से किसी भी घर के बंदे को अगर हर साल मार दिया जाए तो उस घर में खुशहाली कैसे आएगी? ठीक है, यानी कि अगर फॉर एग्जाम्पल एक फैमिली है, उसका हेड मर जाता है, अगर उसमें उसका लॉटरी में नाम आता है तो उस फैमिली का रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? इस तरह के सिस्टम से आप कैसे खुशहाली लेकर आ सकते हो एक फैमिली के अंदर, एक सेटअप के अंदर, एक गांव के अंदर? सो इस तरह की मेंटालिटी को निगेट किया गया है, ठीक है। इसी तरह से जैसे ओल्ड मैन वार्नर था, उसके थ्रू हमें डिपिक्ट किया है कि हमारे माशरे के अंदर ऐसे बहुत ज़्यादा लोग हैं जो इस तरह के प्रैक्टिसेस को, रिचुअल्स को बहुत ज़्यादा एडवोकेट करते हैं और उनको कुछ भी नहीं पता होता। सो हमें क्वेश्चन करने की ज़रूरत है। इसी के साथ साथ इस स्टोरी के अंदर डार्क साइड ऑफ ह्यूमन नेचर भी दिखाया है कि
जो लोग थे वो सिर्फ इस वजह से उस प्रैक्टिस के साथ स्टिक नहीं थे कि इसकी वजह से हम पे आफत आएगी, बल्कि उनको ये अच्छा लगता था। यानी कि उन्होंने इतना कुछ चेंज कर दिया लेकिन इसके ऊपर कोई भी बात नहीं करता था। जैसे कि वो कहते हैं कि लेट्स फिनिश इट क्विकली, यानी कि वो ऐसे बात करते थे जैसे कि ये कोई एक बड़ी चीज़ ही नहीं है। उनके लिए नॉर्मलाइज हो चुकी थी ये चीज़ें। उनके लिए लंच टाइम ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। इसके अंदर स्टोरी के अंदर मेंशन है कि वो कह रहे होते हैं कि हमें ये जल्दी जल्दी लॉटरी को ख़त्म करना है ताकि हम लंच प्रिपेयर कर सके। यानी कि अब आपने एक बंदे को, एक जिंदा इंसान को मारना है, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपने जाके लंच प्रिपेयर करना है। यानी कि एक अजीब सी एक चीज़ है, इतना नॉर्मलाइज कर दिया है कि किसी को आपने जिंदा पत्थर मार के मारना है, उसकी स्क्रीम्स, चीखों से कुछ भी आपको फ़र्क नहीं पड़ता। लोग बस चाहते हैं कि नाम निकले और हम उसको मार दें। और उसके बाद जो लास्ट लाइन है जो इस स्टोरी के अंदर लिखी गई है कि इन लोगों ने सब कुछ इस ट्रेडिशन से रिलेटेड भुला दिया, चेंज कर दिया, सिवाय पत्थर के यूज़ के। सो ये डार्क साइड ऑफ ह्यूमन हमें नज़र आती है कि कितना इंसान एनिमलिस्टिक है, उसके अंदर कितना ईवल है, अंदर से कितनी डार्क साइड है इंसान की। बज़ाहिर तो इंसान बहुत ज़्यादा सिविलाइज्ड नज़र आता है लेकिन डीप डाउन उसको किसी को नुकसान पहुंचाना, पेन देना, इसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। इसी के साथ अगर हम इसका फेमिनिस्ट एनालिसिस करें तो हमें नज़र आता है कि फ़ीमेल्स को मार्जिनलाइज किया जाता है। जैसे कि मिस्टर समर्स हैं, वो ये कह रहे थे कि एक फ़ीमेल वो लॉटरी को उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकती ऑन द बिहाफ ऑफ हर फैमिली, लेकिन उसको मारा ज़रूर जा सकता है। ठीक है, यानी कि होना तो फिर ऐसे चाहिए था कि फीमेल्स को इस लॉटरी के अंदर आने ही ना देते, सिर्फ मेल्स होते। तो ये हमारी सोसाइटी के डबल स्टैंडर्ड्स हैं। यानी कि एक फ़ीमेल पार्टिसिपेट नहीं कर सकती अपनी फैमिली के लिए, लेकिन उसको पत्थर मार के मारा ज़रूर जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा एक और हमें चीज़ नज़र आती है कि जैसे टेसी हचिनसन भी पहले चुपचाप थी, लेकिन जब उसका खुद का नाम निकला तो फिर उसने भी शोर मचाना शुरू कर दिया। यानी कि कभी कभी हम चीज़ों को देख रहे होते हैं, उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं उठाते जब तक कि हम उसके खुद विक्टिम नहीं बनते। यानी कि अगर किसी के साथ कुछ बुरा हो रहा है तो हम उसके साथ ओके हैं, लेकिन जब वो हमारे ऊपर बात आती है तो हम इतना ज़्यादा शोर मचाना शुरू कर देते हैं कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो गई है। जबकि होना ऐसी चाहिए कि अगर कोई भी इनजस्टिस हो रहा है हमारी सोसाइटी के अंदर तो हमें तब भी आवाज़ उठानी चाहिए। सो ये चीज़ भी इसके अंदर रिफ्लेक्ट की गई है। इसी के साथ साथ अगर हम इसका मार्क्सिस्ट एनालिसिस भी करें तो जो मिस्टर समर है, मिस्टर ग्रेव और मार्टिन है, ये इस स्टोरी में पता चलता है हमें कि ये थोड़े से बेटर क्लास से बिलोंग करते हैं, यानी कि अथॉरिटी है। सो इसी तरह से हमारे सिस्टम के अंदर भी कुछ लोग होते हैं ऐसे जो प्रैक्टिसेस को, नॉर्म्स को, वैल्यूज़ को सेट करते हैं, लेकिन कौन डिसाइड करता है कि वो अथॉरिटी होंगे? यानी कि हमारे अथॉरिटेरियन होते हैं हमारी सोसाइटी के अंदर जो चीज़ों को फिक्स करते हैं, हमें उसके ऊपर भी क्वेश्चन रेज करना चाहिए। यानी कि मिस्टर समर और मिस्टर ग्रेव, कौन डिसाइड करता है कि यही लॉटरी कंडक्ट करेंगे और उसकी जो लॉयल्टी है उसको कैसे चेक किया जाएगा? क्या पता जो मिस्टर समर है या ग्रेव है या मार्टिन है वो चीटिंग कर रहे हो, इसीलिए उनका नाम नहीं निकलता। तो इन चीज़ों को भी हमें अपने माशरे के अंदर एनालाइज करने की ज़रूरत है कि जो ट्रेंड सेटर्स हैं, जो नॉर्म्स हैं, वो इटसेल्फ इस काबिल हैं कि उनको अथॉरिटी दी जाए, या हम सिर्फ ब्लाइंडली उन लोगों को फॉलो करते जाते हैं। ओके, सो इस स्टोरी के अंदर ये सारी चीज़ें हाईलाइट की गई हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा एनालिसिस और ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन है या कोई सजेशन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। इंशाल्लाह हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।